बाद केस नंबर 4 यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। केस नंबर 4। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स यहाँ पे हम लेने वाले हैं केस। ये केस में जो सरफेस है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगा, और दूसरी बात जो नॉर्मल इंसिडेंस है उसकी जगह हम यहाँ पे ऑब्लिक इंसिडेंस लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस इज पार्शियली रिफ्लेक्टिव, सरफेस इज पार्शियली रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टिंग, और यहाँ पे ऑब्लिक टाइप का कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन। अब ध्यान रखना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी नई नई चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सवाल आए हैं और आ भी सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास सरफेस है, कैसे भी मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए सरफेस है, दिस इज द सरफेस वी हैव, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो रो के बराबर है, रो के बराबर कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। एक बीम ऐसे इंसिडेंट होता है, बीम जो है इंसिडेंट होता है कुछ इस तरीके से, ये बीम यहां से आता है और यहां पर आकर इंसिडेंट होता है, ठीक, यहां पर आकर इंसिडेंट होता है लाइक दिस। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका जो एरिया है बीम का, वो बीम का एरिया है बेटा ए के बराबर, और इसका जो इंटेंसिटी है बेटा वो इंटेंसिटी जो है आई के बराबर है। फोटोन जो है इस तरीके से आ रहे हैं, यहां पर गिर रहे हैं लाइक दिस, इस तरीके से फोटॉन्स आकर गिर रहे हैं, और उनमें से कुछ फोटोन जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, कुछ फोटोन जो हैं रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। एक बात और, इसका वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल है बीम का वो यहाँ पे थीटा के बराबर दिया हुआ है, ये जो एंगल है बेटा ये थीटा के बराबर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद बीम के साथ क्या होगा, बीम जो है इस तरीके से रिफ्लेक्ट होने वाला है लाइक दिस, इस तरीके से ये बीम जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइक दिस, ये जो है बीम ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि कितना प्रेशर इस सरफेस पर एक्सर्ट होगा और कितना फोर्स ये सरफेस पर लगा रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि मैं आपको एक एग्जांपल पहले बता रहा हूं जिससे आपको समझने में उतनी दिक्कत ना हो, जिससे समझने में आपको दिक्कत ना हो कि मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके का सरफेस है, एक पार्टिकल है जिसका मास है m के बराबर, और पार्टिकल इंसिडेंट होता है इस तरीके से विद वेलोसिटी u लेट्स से, और ये जो है एंगल थीटा के बराबर है, और u स्पीड से ही वापस चला जाता है, या लेट्स से v स्पीड से वापस चला जाता है, v स्पीड से वापस चला जाता है, एंगल जो है वो थीटा के बराबर ही है, थीटा के बराबर ही है। तो हम यहाँ से चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं कैसे, कि इस डायरेक्शन में तो कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं u का एक कंपोनेंट आएगा आपके पास, u का एक कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, तो u cos थीटा इनटू m, ये आपके पास इनिशियल लीनियर मोमेंटम है, और फाइनल लीनियर मोमेंटम की बात करें तो आपको मिल जाता है यहाँ पे m इंटू v इंटू cos थीटा, ये आपके पास फाइनल लीनियर मोमेंटम है। सो फाइनल माइनस इनिशियल आपको यहां से मिल जाता है m इंटू कॉस थीटा, और यहां पे आ जाएगा आपके पास u प्लस वी। तो ये इस तरीके से आपको लीनियर मोमेंटम यहां पे मिल जाएगा। और मैं क्या कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन में क्योंकि मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब m इंटू यू साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू वी कॉस थीटा, आपको साइन थीटा यहाँ पे मिलने वाला है, साइन थीटा से साइन थीटा गया, m से m गया, u की वैल्यू मिल जाती है v के बराबर, इसका मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा 2m u cos थीटा के बराबर, आपको यहाँ से चेंज इन लीनियर मोमेंटम मिल जाता है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम मिल गया आपको 2m u इंटू cos थीटा के बराबर, यहां से m इंटू यू जो है इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम है, तो 2p cos थीटा के बराबर आपको यहां से चेंज इन लीनियर मोमेंटम मिल जाता है। तो ये बात समझ में आई आपको, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इस 2p cos थीटा के बराबर हमें मिलता है, 2p cos थीटा के बराबर हमें मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मानते हुए कि इलास्टिक टाइप का कोलिजन है, इलास्टिक टाइप का कोलिजन है। अब यहाँ देखिएगा, अब इसको हटा देते हैं, 2p cos थीटा समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सबसे पहला अनाउंसमेंट इसमें यह है कि जनवरी 2 को 2 PM पर
3 घंटे का एक टेस्ट होने वाला है, और इस टेस्ट को यदि आप क्लियर करते हो तो आपको एक्सक्लूसिव स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और स्टडी ग्रुप में क्या होगा कि आपको मेंटरशिप मिलने वाली है टॉप एजुकेटर्स की, और भी ढेर सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद दूसरा अनाउंसमेंट है वो ये है कि जेईई मेन 2022 के लिए और जेईई एडवांस 2022 के लिए जो रैंक ओरिएंटेड बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 29 ऑफ दिसंबर को। ये जो है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और दूसरा बैच जो है क्लास 11 का, जिसमें रिवीजन भी होगा, क्लास 12 की प्रिपरेशन भी होगी, वो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कोटा के जो टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद बात करें कि एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है जेईई 2022 के लिए, और 2 जनवरी से हर संडे जो है 2 से 5 आपका एक एग्जाम होगा, और इस एग्जाम में जो है बहुत ही फियर्स कंपटीशन होने वाला है। तो आप जरूर जो है इस एग्जाम, इस टेस्ट सीरीज को दीजिए, और आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपको क्या प्रिपरेशन की जरूरत है। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं देखिए इसमें, कि जो है जेईई मेन प्रिपरेशन के लिए जेईई मेन लेवल के जो है यहाँ पे टेस्ट होने वाले हैं, और उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस जो है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं। और उसके बाद आपको टेस्ट रिपोर्ट दी जाएगी। उस टेस्ट रिपोर्ट से क्या होगा कि आपको जिन जिन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, वो खुद हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या आपको दिक्कत है, क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है। तो टेस्ट रिपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन करना है आपको इस कोड के साथ, NKC सर लाइव जो है कोड आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए और इस टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अनअकैडमी की वेबसाइट, अनअकैडमी की ऐप पे जो है डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको जो है 3 डाउट जो है एक बार में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 3 डाउट जो है एक बार में पूछ सकते हैं, और आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में जो है आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। और क्या करना है आपको, अनअकैडमी की वेबसाइट है और अनअकैडमी की जो ऐप है उस पर आप अपना जो डाउट है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कि जो फोटॉन्स आकर गिर रहे हैं, जो फोटॉन्स यहाँ पर आकर गिर रहे हैं, इनका लीनियर मोमेंटम है कितना, इनका लीनियर मोमेंटम कितना है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I × A × dt, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय c। और ये जो फोटॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं इस तरीके से, इनका लीनियर मोमेंटम भी मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर होगा, I rho × A × dt, और नीचे आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय c। ये इसका लीनियर मोमेंटम हो गया। अब मैं कह सकता हूं कि ये जो लीनियर मोमेंटम है, एक्सक्यूज मी, ये जो लीनियर मोमेंटम है ये इस डायरेक्शन में है, ये जो लीनियर मोमेंटम है इस डायरेक्शन में है। तो इनका जो चेंज आने वाला है, इनका जो चेंज आने वाला है वो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि इनके लीनियर मोमेंटम का आप ये वाला कंपोनेंट लीजिए, तो P इनिशियल जो है आपको जो y डायरेक्शन में मिलेगा, P इनिशियल जो y डायरेक्शन में मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू IA dt डिवाइडेड बाय c इंटू कॉस थीटा, ये माइनस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, और यहां से P फाइनल y में लिखने वाला हूं, P फाइनल y लिखने वाला हूं प्लस में रो इंटू I इंटू A इंटू dt इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय c। तो यहां से मैंने इनिशियल और फाइनल लीनियर मोमेंटम लिख दिया है। अब मैं इनका डिफरेंस बता सकता हूं, तो आपको यहां से मिलेगा dp, जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो किसके बराबर आ गया है, रो इंटू 1 प्लस रो I इंटू A इंटू dt डिवाइडेड बाय c, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos थीटा, आ जाएगा यहाँ पे आपके पास cos थीटा। और यदि यहाँ से dt से डिवाइड कर दिया जाता है इसे, तो आपको मिल जाता है dp बाई dt आपको मिलेगा, और dt से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ से dt ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलता है IA डिवाइडेड बाई c, और यहाँ पे मिलेगा आपको cos थीटा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस रो। तो ये हमें आंसर मिल जाता है। ये क्या है बेटा, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन है, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन है। क्या है बेटा, ये फोर्स ड्यू टू रेडिएशन। अब बारी आती है प्रेशर की, जहां बहुत सारे लोग गलती करते हैं निकालने में प्रेशर। अब देखिए ध्यान से, यहां पे सारे आपके स्रोत जो हैं खुल जाएंगे, सारे आपके दिमाग के जो हैं पुर्जे खुल जाएंगे। ये देखिए, ये जो बीम है, बीम का एरिया है बेटा ए, बीम का एरिया जो है वो ए के बराबर है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है ना, वो इस वाले पार्ट पर लग रहा है, फोर्स जो है वो इस वाले पार्ट पर लग रहा है। और एरिया जो है बीम का हमें दिया है ये वाला,
तो क्या ये वाला एरिया और ये वाले एरिया में क्या मैं कोई रिलेशन बता सकता हूं? क्या मैं कोई रिलेशन बता सकता हूं क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहां पे मैं डायग्राम एक बार बना देता हूं कि ये हमारे पास है एरिया ए, और हमें चाहिए बेटा ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए हमें, ये हमें ए डैश मैंने मान लिया, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा के बराबर है, बिकॉज जब इसके दो लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा के बराबर है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा के बराबर होगा, उसके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी होगा थीटा के बराबर। तो मैं सिमिलरली लिख सकता हूं यहां से ए जो है इज नथिंग बट ए डैश कॉस थीटा, ए इज नथिंग बट ए डैश कॉस थीटा, इसका ये कंपोनेंट करूंगा तो मुझे ए की वैल्यू मिलने वाली है। तो यहां से ए डैश को आप लिख सकते हैं ए अपॉन कॉस थीटा, ए डैश को लिख सकते हैं ए अपॉन कॉस थीटा। ये बात समझ में आई आपको? ए डैश को ए अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अब दिमाग में सवाल आएगा, सर हमने इसको कॉस थीटा क्यों नहीं कर दिया है? हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा? हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि ए डैश जो है इज नथिंग बट ए कॉस थीटा? ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट है। बेटा हमेशा जो कंपोनेंट होता है उसके ओरिजिनल वेक्टर से छोटा होता है, कंपोनेंट छोटा होता है, इसलिए उसका नाम कंपोनेंट है। ठीक है, मैं कहूँ हाथ मेरा कंपोनेंट है तो क्या हाथ मेरे पूरे शरीर से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं भाई, अरे कंपोनेंट उससे बड़ा नहीं हो सकता। ए डैश यदि कंपोनेंट होता तो ये ए से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ए से बड़ा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे क्लियर दिख भी रहा है सामने से कि भाई ये हमारे पास एरिया वेक्टर है और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो है ए के बराबर है। तो इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ए के बराबर हमें दिया हुआ है। तो बस अपना काम हो चुका है कि फोर्स जो है वो इस वाले पार्ट पर लग रहा है, और परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया जो है कहलाता है प्रेशर। तो यहां से मैं प्रेशर की वैल्यू लिख सकता हूं, प्रेशर P इज इक्वल टू, यहां पे आपको मिलेगा F अपॉन ए डैश, यहां पे आपको मिल जाएगा F अपॉन A इंटू कॉस थीटा। तो यहां से हमें जो फाइनल आंसर मिलने वाला है दैट इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई C, यहां पे मिलेगा कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, तो यहां पे मिलेगा 1 प्लस रो, और ये किसके बराबर है? रेडिएशन प्रेशर के बराबर है, रेडिएशन प्रेशर के बराबर है, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, यहां पे जो है जो F हमने लिखा था, इस F में ये A क्या है बेटा? एरिया ऑफ बीम है। A क्या है? एरिया ऑफ बीम है। और जब हम प्रेशर लिखते हैं, और प्रेशर में हमें कौन सा लिखना होता है? एरिया जो सरफेस का है, बिकॉज हम सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं ना, बता रहे हैं ना कि सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना लगेगा, तो हम एरिया लिखेंगे सरफेस का, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने कैसे प्रेशर निकाला है डिफरेंट कंडीशंस में। अब ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला जो है एक जनरल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से मैं सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सुपर एब्जॉर्बेंट, जो सबसे पहला केस था, सुपर एब्जॉर्बेंट सरफेस है और वो नॉर्मल इंसिडेंस है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि रो की वैल्यू जो है 0 के बराबर है, और नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है थीटा की वैल्यू जो है किसके बराबर है? थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से प्रेशर मिल जाएगा कितना? I अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मिल जाएगा I अपॉन सी और 1 प्लस 0 1 के बराबर। तो I बाई सी हमें प्रेशर मिल जाता है। यदि दूसरे केस की बात करें तो सुपर रिफ्लेक्टिव यदि आपके पास सरफेस है, सुपर रिफ्लेक्टिव यदि आपके पास सरफेस है और नॉर्मल इंसिडेंस की यहाँ पे बात की जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे रो की वैल्यू जो है 1 के बराबर है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे आ गया P इज इक्वल टू 2I डिवाइडेड बाई सी। अब यहाँ पे तीसरा केस की यदि बात करें, आपके पास है क्या? एक पार्शियली रिफ्लेक्टिव सरफेस है, पार्शियली रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो इसका मतलब हो गया रो की वैल्यू जो है रो के बराबर है, थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब P की वैल्यू आ जाती है आपके पास I बाई सी 1 प्लस रो। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गए। सारे केसेस जो हैं हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इतने सारा इसलिए किया है जिससे आप सीख पाएं कि हमने एक एक स्टेप को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। इन केस यदि आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप वो डिराइव भी कर सकते हैं, बिकॉज आपने वो अच्छे से समझ लिया है। ठीक है,
ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, ऑब्लिक कोलिजन में भी निकाल सकते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस में भी बता सकते हैं कि थीटा की अलग अलग वैल्यूज पर क्या क्या प्रेशर की वैल्यू होने वाली है। ठीक है।